घंटियों की मध्यम झंकार ने इसको बेहोशी की दुनिया से झंझोड़कर हकीकत में ला खड़ा किया। आंखें खुलते ही इसे सब याद आ गया। वो इस भयानक जंगल में रास्ता भटक चुका था। जख्मी टांग पर बंधी जैकेट खून से तर थी। दर्द और बेबसी ने इसे अंदर तक तोड़ रखा था। मगर करीब आती घंटियों की आवाज ने इसके दिल में एक नया खौफ बिठा दिया। वो दरख्त के तने का सहारा लेकर जख्मी टांग को बचाते हुए बमुश्किल खड़ा हुआ और नजरें इस सुनसान रास्ते पर जमा दें जहां से वो झंकार हर लम्हा इसके करीब आती जा रही थी। हेश्तुम की धड़कन जैसे थम सी गई जब चांदनी में रास्ते के मोड़ से चंद साए उभरते दिखाई दिए। सबसे आगे एक शख्स रोशन मशल थामे चल रहा था। इसके पीछे चंद लोग एक खूबसूरत पालकी कंधों पर उठाए हुए थे। पालकी के गिर्द नेज़ों और कमानों से मुसल्लाह मुहाफिज चल रहे थे। घंटियों की झंकार पालकी की झालरों पर सजे नन्हे गिंगोरों से फूट रही थी जो हर हरकत के साथ मध्यम साज बखेर रहे थे। सबसे पहले आगे चलते मशल बरदार की नजर हेश्तुम पर पड़ी। इसने फौरन हाथ उठाकर साथियों को खबरदार की तो पूरा काफिला एकदम रुक गया। मुहाफिज हथियार संभालकर चौकस हो गए जबकि मशल बरदार पालकी के करीब जाकर अंदर मौजूद शख्सियत से आहिस्ता आहिस्ता कुछ कहने लगा। चंद लम्हों बाद पालकी जमीन पर उतारी गई। पहले एक औरत बाहर निकली, फिर इसने निहायत अदब से अंदर बैठी शख्सियत को सहारा दिया। सुर्ख शाहाना लिबास और सोने की तारों से नफीस कढ़ाई में मुज़य्यन भारी चादर में लिपटी वो निकाब पोश दराज कामत औरत किसी सल्तनत की मलिका मालूम होती थी। हेश्तुम धड़कते दिल के साथ ये सारा मंजर देख रहा था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। कुछ देर के लिए तो इसे लगा कि शायद ये मौत के फरिश्ते हैं जो इसकी रूह कब्ज करने के लिए जमीन पर उतर आए हो। मगर उन सब के दरमियान किसी मलिका का किया काम। अभी वो यही सब सोच ही रहा था कि इतने में सुर्ख लिबास में मलबूस निकाब पोश मलिका ने एक मुहाफिज से रोशन मशल ली और शाहाना अंदाज में अकेले ही शब की तरफ बढ़ने लगी। कुछ फासले पर आकर वो रुक गई। हेश्तुम के इर्द गिर्द उसके लिबास से उठने वाली खुशबू फैल गई। अब वो इसे बासानी देख सकता था। निकाब से नजर आती इसकी बेहद काली चमकदार आंखें मुसलसल इसी पर ठहरी हुई थी। हेश्तुम की आंखें वहशत से फटी जा रही थीं। इसे अपने इतने करीब देखकर खौफ की एक सर्द लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में उतर गई। न जाने कितनी देर वो बेहिस ओ हरकत हेश्तुम की आंखों में देखती रही। फिर इसने मशल को जरा ऊपर उठाया और हेश्तुम के चेहरे के करीब ले आई। हेश्तुम खौफजदा होकर पीछे हटने की कोशिश में धड़ाम से जमीन पर जा गिरा और दर्द से चीखते हुए अपनी जख्मी टांग को जोर से पकड़ लिया। मुहाफिज और दूसरी औरतें फौरन भागकर उसके करीब आ गईं। कोई खतरा नहीं, ये एक इंसान है। शायद खौफ से हरकत करना ही भूल गया था। ये काफी जख्मी है, इसे पानी पिलाओ। रानी ज़जान की नर्म आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। एक मुहाफिज ने हेश्तुम को सहारा देकर बिठाया और इसे पानी पिलाने लगा। सब खामोशी से इसी की तरफ देख रहे थे। न जाने वो कितना प्यासा था, कितना पानी इसने पी लिया और कितना अपने कपड़ों पर गिरा दिया। अब वो पहले से कुछ पुरसुकून नजर आ रहा था। एक तो इसकी प्यास बुझ चुकी थी, दूसरा वो इसकी मरहम पट्टी भी कर रहे थे। हेश्तुम को यकीन होने लगा था कि शायद वो इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे कि इतने में ही जंगल अचानक घोड़ों की टापों की आवाज से गूंज उठा। घोड़ों की टापें सुनाई देते ही मुहाफिज फौरन हथियार संभालकर मलिका के सामने ढाल बनकर खड़े हो गए। अगले ही लम्हे 4 मुसल्लाह घुड़सवार सामने आ रुके। उनके हाथों में लंबी बंदूकें थीं और चेहरों से साफ जाहिर था कि उनके इरादे हरगिज नेक नहीं। उनमें से एक, जिसकी दाएं भनवे पर गहरा जख्म था, घोड़ा आगे बढ़ाकर तंजिया नजरों से मुहाफिजों को घूरने लगा। कमाल है, घुड़सवार तंजिया हंसा। पूरे महल में अपनी रानी के पीछे दबक कर चलते हो, मगर जंगल में मुझे देखते ही बहादुरी जाग उठती है। हालांकि जानते हो इसकी मर्जी के बगैर तो कोई परिंदा भी इसके करीब पर नहीं मार सकता। निकाब पोश मलिका फौरन आगे बढ़ी। मैं तुम्हें पहले भी मना कर चुकी हूँ, मेरे मुहाफिजों को मत उकसाया करो। ये मेरे एक इशारे पर अपनी जान देने से भी दरेग नहीं करते। अगर ये आपके वफादार हैं तो हम भी कोई गद्दार नहीं। रानी साहिबा, हमारे आबाओ अजदाद नस्लों से आपके खानदान के साथ अपनी वफादारी निभाते आए हैं। ये कहते हुए हम घोड़े से उतरा और पुरएतमाद कदमों से रानी के करीब आ खड़ा हुआ। लंबा कद, मजबूत जिस्म और चेहरे पर झलकता गुरूर। इसकी चाल में भी अजीब सा रोब था। अब बेफिक्र होकर अपने फूल पते चुने रानी ज़जान। ये शख्स हमारे साथ जाएगा। नहीं, रानी ने फौरन दो टोक लहजे में कहा।
ये वो नहीं जिसका तुम्हें शुबा है। ये शदीद जख्मी और खौफजदा है, महज रास्ता भटका हुआ एक मुसाफिर। मैं इसे तुम्हारे हवाले नहीं कर सकती। हाम की नजरें फौरन हेश्तुम पर जिम गईं। और क्या सबूत है कि ये सुल्तान का आदमी नहीं? रानी ने बेतासुर निगाहों से इसे देखा। क्या अब मुझे भी तुम्हें अपनी बात का यकीन दिलाना पड़ेगा? हाम खामोश रहा तो वो दोबारा बोली, तुम अच्छी तरह जानते हो सुल्तान का हर आदमी उसी की तरह बुज़दिल है। वो कभी तन्हा इस जंगल में कदम रखने की हिम्मत नहीं करेगा, ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी। हाम ने एक नजर जख्मी हेश्तुम पर डाली, फिर धीरे से बोला, ये दुश्मन की कोई नई चाल भी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो वो मुझसे ज्यादा देर छुपा नहीं रहेगा। रानी की आवाज गैर मामूली तौर पर पुरसुकून थी। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर हाम ने सर हिलाया। ठीक है, मगर मुझे इसकी खबर मिलती रहनी चाहिए। इसी में सबकी भलाई है। रानी की आंखें जरा सिकुड़ गईं। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हरगिज नहीं, हाम ने संजीदगी से जवाब दिया। हमारा खानदान नस्लों से आपके खानदान का वफादार रहा है। हम बागी जरूर हुए हैं, मगर गद्दार कभी नहीं। ये कहते हुए इसने अपनी बंदूक एहतराम से आगे बढ़ा दी। रानी ने खामोशी से इसे थाम लिया, मगर नजरें अब भी हाम पर जिमी रही। अगले ही लम्हे इसकी नजर अपनी सबसे अजीज सहेली पर पड़ी, जो जख्मी हेश्तुम पर चादर डाल रही थी। हाम भी इसी समत बढ़ा। इससे पहले कि वो मजीद करीब पहुंचता, रानी ने फौरन हुक्म दिया, इस जख्मी को एहतियात से पालकी में लुटाओ। इसकी हालत बिगड़ रही है, इसे फौरन इलाज की जरूरत है। हुक्म मिलते ही मुहाफिज दौड़कर हेश्तुम की तरफ बढ़े। हेश्तुम के करीब से उठती केशिए ने हाम को अपनी तरफ आते देखा तो इसके चेहरे पर घबराहट छा गई। केशिए ने घबराकर बेइख्तियार रानी ज़जान की तरफ देखा तो ज़जान ने आंखों के इशारे से इसे पुरसुकून रहने की ताकीद की, मगर हाम की आंखों में दहकती नफरत और चेहरे पर खिंचे गुस्से को देखकर उसका दिल फिर लरज उठा। इसकी हिम्मत न हुई कि अपने करीब आ रुकते हाम की तरफ दोबारा नजर उठा के देख सके। गद्दार सुल्तान के हर साथी की अगर 100 औलादें भी होती तो उन सब का खून मुझ पर वाजिब होता, सिर्फ ज़जान की खातिर बच्ची हुई हो। ज़जान ने आस्तीन में सांप पाल रखे हैं, पर मुझे ऐसा कोई शौक नहीं। याद रखना, जिस दिन मेरे हाथ लग गई उस दिन तुम्हारे जिस्म के 100 टुकड़े करके तुम्हारे बाप को तोहफे में भेजूंगा। इसके लहजे में ऐसी खूनखार सख्ती थी कि केशिए का चेहरा एकदम जर्द पड़ गया। वो सर झुकाए साकित खड़ी रही। हाम ने नफरत भरी निगाह इस पर से हटाई, ज़जान से अपनी बंदूक वापस ली और एक लम्हा जाय किए बगैर घोड़े पर सवार हो गया। अगले ही पल वो अपने साथियों समेत गर्द उड़ाता नजरों से ओझल हो चुका था। केशिए ने नम आंखों से दूर उठती गर्द को देखा, फिर बोझल कदमों से पालकी की तरफ बढ़ गई। शाहाना पालकी में बेहोश हेश्तुम लेटा था। इसके पहलू में कुछ फासले पर केशिए खामोश बैठी थी, जबकि सामने ज़जान की नजरें मुसलसल इसके पुरसुकून जर्द चेहरे पर टिकी हुई थी, जो एक सहमे हुए खौफजदा बच्चे की तरह खे रहा था। रेशमी पर्दों से छन कर आती मशोलोहे की सुनहरी रोशनी अंदर एक पुरअसरार सा मंजर बना रही थी। इसी लम्हे केशिए की आवाज ने इसकी मोहरेत तोड़ दी। ज़जान, मुझे तो ये दौर से भी एक आम इंसान ही लगा था, फिर आप इतनी देर तक इसे इतने गौर से क्यों देखती रही? केशिए के सवाल पर ज़जान ने एक गहरा सांस लिया और खामोशी से दोबारा अपनी नजरें हेश्तुम के चेहरे पर जमा दे। केशिए, हर सवाल का जवाब जाना जरूरी नहीं होता। कुछ राज राज ही रहें तो बेहतर है। हर पर्दा उठाने की कोशिश इंसान को ऐसी हकीकतों तक ले जाती है जिन्हें बर्दाश्त करना आसान नहीं होता। बस इतना याद रखो, इस जंगल में सिर्फ जानवर और बागी ही नहीं बसते, बहुत कुछ और भी है जो हर किसी की निगाह में नहीं आता। दादा जान ने बचपन ही से मुझे इस जंगल, इसकी जड़ी बूटियों और उसके असरार से इतना ही रोशनास कराया जितना मेरे लिए जरूरी था। और एक बात, मेरे मुहाफिज समझते हैं कि वो मेरी हिफाजत करते हैं, मगर हकीकत इसके बरक्स है। इस जंगल में उन सब की हिफाजत की जिम्मेदारी मुझ पर है। इसने नरमी मगर तंबी आमेज लहजे में कहा। आइंदा ऐसे सवाल करके ना खुद को मुश्किल में डालो और ना मुझे। केशिए ने फौरन शर्मिंदगी से सर झुका लिया। मैं माजरत चाहती हूँ ज़जान, आइंदा एहतियात करूंगी। ज़जान ने चंद लम्हे खामोशी से इसके झुके हुए चेहरे को देखा। मुआफी तो मुझे मांगनी चाहिए,
मेरी मौजूदगी में भी हाम ने तुम्हारी दिल आजारी की, तुम्हें तकलीफ पहुंचाई। महज तुम्हारी वजह से मैं खामोश रहती हूँ, वरना मैं कभी ये बर्दाश्त न करती कि कोई मेरी दिल अजीज सहेली की इस तरह तजलील करे। ज़जान के लहजे में अपनी सहेली के लिए गहरा दुख था। वो केशिए की मोहब्बत और हाम की नफरत दोनों से अच्छी तरह वाकिफ थी। नहीं ज़जान, ऐसा मत कहो, वो हक पर है। मेरे बाप ने इसका पूरा खानदान तबाह कर दिया, इस पर ना जाने कितने जुल्म ढाए। कौन जाने वो आज इस जंगल में कैसी जिंदगी गुजार रहा होगा, और मेरे बाप के किए हुए गुनाहों का कुछ खमियाजा तो मुझे भी भुगतना होगा। दुखी मत हो केशिए, हाम अच्छी तरह से जानता है कि तुम महज मेरे साथ ही नहीं उसके साथ भी मुखलिस हो, मगर वक्त के जख्मों ने इसे जहरीला और सरकश बना दिया है, और मेरे बाप के किए हुए गुनाहों का कुछ खमियाजा तो मुझे भी भुगतना होगा। दुखी मत हो केशिए, हाम अच्छी तरह से जानता है कि तुम महज मेरे साथ ही नहीं उसके साथ भी मुखलिस हो, मगर वक्त के जख्मों ने इसे जहरीला और सरकश बना दिया है। तुम्हें देखकर जहर उगलने और सरकशी दुखाने से वो बाज नहीं आ सकता, इसीलिए तो कहती हूँ कि मेरे साथ जंगल में ना आया करो। ऐसा कैसे कि आपके साथ जंगल में ना आया करूं? ये तो एक ही मौका होता है मेरे पास आपको आजादी से सांस लेते देखने का। मैं बस आपको खुश देखना चाहती हूँ, और हाम को भी। ज़जान ने इसके आखिरी जुमले में इजाफा किया था, जिस पर वो शर्माते हुए सर झुका गई। तभी दोनों बेहोश पड़े हैशतुम की तरफ मुतवज्जे हुई, जो बेहोशी की हालत में अपनी माँ और बेटी को पुकारते हुए रो रहा था। ज़जान उसकी बंद आंखों के कोनों से शफाफ कतरे फिसलते देखकर दुखी हो गई। तभी पालकी को एक हल्का सा झटका लगा, जिससे हैशतुम के सर का तवाजुन बिगड़ गया। केशिए बरवक्त खुद को समेटते हुए एक तरफ सुकड़ गई, जबकि ज़जान को इतना भी मौका न मिला और हैशतुम का सर लुढ़कता हुआ इसकी गोद में आ ठहरा। केशिए ने दंग नजरों से पहले ज़जान की गोद में रखे हैशतुम के सर को देखा, फिर ज़जान की तरफ नजर उठाई। अगले ही लम्हे ज़जान की खबरदार करती निगाहों के बावजूद वो दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखकर उबलती हुई हंसी को रोकने की नाकाम कोशिश में बेहाल होने लगी।